Assalamu alaikum, this is Kareem Shirazi, and today we are going to have IELTS writing task 2, which is essay writing, and it is used for both the academic IELTS and general IELTS. मतलब either you are applying for a student visa or immigration, you will have to attempt this writing task 2, whereas जो एकेडमिक आइट्स होता है उसमें जो टास्क 1 होता है उसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होती है, जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर थे, और जनरल ट्रेनिंग वाले राइटिंग टास्क 1 में लेटर राइटिंग होती है, लेकिन जो ऐसे राइटिंग है वो दोनों में सेम होता है टास्क 2। अच्छा, अब इसमें इसकी कुछ मेन चीज़ें हैं, जैसे जो राइटिंग टास्क 2 ऐसे है उसकी जो टाइम लिमिट होती है वो होती है 40 मिनट्स की। ठीक है, 40 मिनट का टाइम मिलता है आपको, और उसमें मिनिमम 20 to 50 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि व्हेन वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दी IELTS राइटिंग ऐसे, तो हम इसमें मैक्सिमम वर्ड्स कितने लिख सकते हैं, और ये भी सवाल आता है कि भाई हमारे मिनिमम वर्ड लिखने पे जो है वो कितने मार्क्स मिलेंगे या कटेंगे, मैक्सिमम लिखने पे कितने मार्क्स कटेंगे, यानी पेनल्टी कितनी होगी। तो मिनिमम 250 वर्ड्स का मतलब ये है कि 250 वर्ड्स तो मिनिमम होने चाहिए। अब ज़रूरी नहीं कि पूरे 250 हो, 249 भी हो सकते हैं, 245 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 240 से कम होंगे तो यू विल बी पीनलाइज्ड, और अगर 270 280 से अबव होंगे तो यू विल बी पीनलाइज्ड। तो मतलब एक मोहतात अंदाजे के हिसाब से आपको जो आइडियल सिनेरियो है वो मिनिमम 250 से लेके 270 280 तक, मतलब यू कैन गो अप टू 300, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। मतलब आप कोशिश करेंगे 270 288 पे 280 तक क्लोज कर दें इसको। तो इसमें यह कि अगर आपके ऊपर भी जाएंगे जब भी पेनल्टी लगेगी, नीचे भी जाएंगे जब भी पेनल्टी लगेगी। अब कितनी लगेगी ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, वो 0.5 बैंड डिडक्ट कर ले या 1 बैंड डिडक्ट कर ले, इट वेरीज केस टू केस। ठीक है, तो उसके बाद इसका जो डिवीज़न होता है वो डिवीज़न इस तरह होता है, मतलब इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे जो भी आपका 40 मिनट का टाइम है ऐसे राइटिंग का। अब इसका जो स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर है वो ये है कि भाई 10 मिनट्स आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है आउट ऑफ 40 मिनट्स, 20 मिनट्स आपने राइटिंग करनी है, और जो लास्ट के 10 मिनट्स में उसमें आपने रिव्यू और एडिट करना है। अच्छा, अब ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है, जैसे ऐसे राइटिंग के अंदर अभी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और मतलब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे क्वेश्चंस, तो उसमें कोई से भी टाइप का ऐसे होगा, उसमें आपको डिवीजन इस तरह करनी है। जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है कि जो भी टॉपिक दिया हुआ है, जाहिर बात है आप ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है कि उसमें एग्जाम्पल कौन सी देंगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे, कौन से उसके की पॉइंट्स हैं, ताकि जब आप ऐसे लिखना स्टार्ट करें तो उस टाइम आप स्टॉप ना हो। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, अगर आपने प्रॉपर ब्रेन स्टॉर्मिंग पहले से की हुई होगी तो आपको पता होगा एग्जाम्पल कौन सी देनी है, स्टार्ट कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको लेके चलेंगे ऐसे को। नॉर्मली प्रोसीजर क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो टॉपिक उठाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, फिर वो बीच में जाकर रुक जाते हैं कि मैं क्या लिखूँ, मैं सही लिख रहा हूँ, मैं गलत लिख रहा हूँ, तो सारी प्रॉब्लम है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग आपने करना ज़रूरी है, स्पेशली बॉडी पैराग्राफ्स की। ठीक है, फिर 20 मिनट्स जो टाइम होता है वो राइटिंग का टाइम होता है, नहीं उस 20 मिनट्स में आपने प्रॉपर लिखना है, और लास्ट के 10 मिनट्स में रिव्यू और एडिट करना है। भले आप कंप्यूटर डिलीवर्ड आइट्स दे रहे हो या पेपर वाला आइट्स दे रहे हो, तो आपको 10 मिनट रखने चाहिए रिव्यू और एडिट के। रिव्यू का मतलब ये है कि कोई आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, कोई ग्रामर की मिस्टेक करी है, कोई पंक्चुएशन है, या कोई सेंटेंस आपने चेंज करना है, तो वो आपके पास इतना टाइम होना चाहिए। अच्छा, अब ये कोई हतमी नहीं है, मतलब ये एक स्टैंडर्ड है, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर मेरे लिए जो है वो 5 मिनट के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग काफ़ी है, मैं 5 मिनट में ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकता हूँ, और आई विल बी राइटिंग एन ऐसे इन नॉट 20 मिनट्स 25 मिनट्स। ठीक है, या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग भी 5 मिनट में कर लूँगा, मैं रिव्यू और एडिटिंग भी 5 मिनट में कर लूँगा, बट आई वुड राइट इन 30 मिनट्स। तो वो आप टाइमिंग जो है ना वो अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट लेकिन ये एक स्टैंडर्ड सेट है कि भाई इस तरह कर लें तो और अच्छा है। अगर आप अपने हिसाब से इसको फ्लेक्सिबल हैं, आप अगर चेंज करना चाहते हैं, ऊपर नीचे ऑल्टर करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिवीजन हो गया इसका, ये हो गया आइट सेटिंग टास्क 2, टाइम लिमिट हो गई, ये मिनिमम 250 वर्ड्स हो गए, और नाउ दिस इज द डिवीजन कि हमें उसको कैसे डिवाइड करना है टाइम को। ठीक है, अच्छा उसके बाद है चेकलिस्ट। ठीक है, अच्छा अब चेकलिस्ट क्या कहलाती है, चेकलिस्ट ये कहलाती है कि 3 चीज़ें जो है वो बेस करती हैं चेकलिस्ट पे। एक होती है रेंज ऑफ वर्ड्स, टाइम लिमिट और पैटर्न। रेंज ऑफ वर्ड्स मतलब वही जो मैं बता रहा था कि आपको जो 250 वर्ड्स का टारगेट है मिनिमम वो मीट करना है। टाइम लिमिट जो आपका टोटल टाइम लिमिट है 40 मिनट का है, 40 मिनट के अंदर अंदर आपने अटैम्प्ट करना है। पैटर्न जो है वो जाहिर बात है डिफरेंट टाइप्स के ऐसे होते हैं, तो हर किसी का डिफरेंट पैटर्न होता है, तो वो पैटर्न आपने फॉलो करना है। तो ये बेसिकली चेक लिस्ट है।
जब ये तीनों चीज़ें टिक होंगी, सही होंगी, तो फिर आपका ऐसे चेक होगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्किंग स्कीम, जो कि आईएल्ट्स की मार्किंग स्कीम है, जो अभी मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज मार्किंग स्कीम और हाउ योर एसेस आर असेस्ड बाय द एग्जामिनर। ठीक है, तो नाउ मूविंग टूवर्ड्स मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम, दिस इज कॉल्ड मार्किंग स्कीम, जिसकी बेस पे आपका ऐसे जो है वो चेक होता है, जिसमें नंबर 1 है टास्क रेस्पॉन्स, ये इसके होते हैं 25%। नंबर सेकंड है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, आपकी जो ओवरऑल ग्रामर की रेंज है, ग्रामर में आपकी दोनों चीज़ें आ जाती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ जाते हैं, टेंसेज, एक्टिव पैसिव और स्ट्रक्चर्स, ठीक है, पंक्चुएशन, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी के अंदर। फिर उसके बाद है नंबर थर्ड पे कोहेरेंस, तो 25% मार्क्स होगा टास्क रिस्पॉन्स के, 25% ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी के, एंड 25% है कोहेरेंस एंड कोहेजन के, एंड देन 25% मार्क्स फॉर लेक्सिकल रिसोर्स। अच्छा, अब ये कोहेरेंस क्या है और कोहेजन क्या है, दिस इज अ क्वेश्चन। कोहेरेंस मीन्स जो कनेक्टिविटी है, यानी कि योर ऑल सेंटेंसेज एंड योर ऑल पैराग्राफ्स शुड बी वेल लिंक्ड एंड वेल एस्टेब्लिश ईच अदर, यानी पढ़ने वाले को या एग्जामिनर को लगे कि द थिंग्स आर इन द सीक्वेंस, जो भी आपने आर्गुमेंट डेवलप करी है, एक्सप्लेन किया है, सारी चीज़ें लिखी हैं, वो सारी बिल तरतीब होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंस। एंड कोहेजन मीन्स कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड्स क्या होते हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स वो होते हैं जो आपकी कोहेरेंस को मेंटेन करते हैं, जैसे फर्दर मोर, अपार्ट फ्रॉम, टू बिगिन विद, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कंट्रारी, इन एडिशन टू, और देयर आर अदर नंबर ऑफ वर्ड्स, so which is called connecting devices या connecting words, that is called cohesion। तो coherence and cohesion के मिला के बनते हैं 25%। एंड द लास्ट लेक्सिकल रिसोर्स। लेक्सिकल रिसोर्स मीन्स ग्लॉसरी ऑफ वर्ड्स, यानी कि आप हाउ यू आर यूटिलाइजिंग द वर्ड्स। अच्छा, ग्लॉसरी ऑफ वर्ड्स का मतलब ये है कि यू डोंट नीड एन एडवांस वर्ड या इडियोमेटिक वर्ड्स, आपकी जो वोकेबलरी है, जो आपके वर्ड्स आप यूज करेंगे ऐसे के अंदर, दैट शुड बी कॉन्टेक्चुअली राइट। यानी कि इसको मैं इस तरह समझाता हूँ, you don't need advanced vocabulary but right vocabularies, like for example there is a word decrease and there is a word reduce, but if I want to say that I want to reduce my weight or I want to decrease my weight, so of course I want to reduce my weight, तो दोनों के मीनिंग एक ही है, कम करना, लेकिन कॉन्टेक्चुअली वेट के साथ रिड्यूस आएगा, डिक्रीज नहीं आएगा। सिमिलरली आप एक वर्ड है फॉर एग्जांपल फिजिबल और सूटेबल, so where we have to use suitable and where we have to use feasible, so you will have definitely idea कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में फिजिबिलिटी यूज़ करेंगे, किस फिजिबल यूज़ करेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में सूटेबल यूज़ करेंगे। सो जाहिर सी बात है, अब ये जो लेक्सिकल रिसोर्स है ये कैसे अच्छी हो सकती है? द पीपल हु रीड अलॉट, जो लोग ज़्यादा रीडिंग करते हैं उनको पता होता है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आता है, एंड इफ यू डोंट रीड मोस्ट ऑफन, so you might have problem using the words contextually right, so you had better read something of your interest on the daily basis, especially when you are going to attempt the IELTS exam, ताकि आपको ये पता हो कि कॉन्टेक्चुअली कौन सा वर्ड किधर आता है। अच्छा, द बेस्ट आइडिया इज, या आप इसको कहने के कोई शॉर्टकट ये है कि जब आप IELTS की तैयारी कर रहे हो और आपको 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद या 3 हफ्ते के बाद एग्जाम अटैम्प्ट करना हो, तो आप उससे पहले IELTS के जो बैंड 8 के, बैंड 9 के एसेज हैं, जो सैम्पल एसेज होते हैं, ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे भी, कैम्ब्रिज की साइट्स पे भी, और देयर आर अदर ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप रीड कर सकते हैं ऐसे के आंसर, जो मॉडल आंसर कहलाते हैं, सैम्पल आंसर कहलाते हैं, तो उससे भी आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कॉन्टेक्चुअली वर्ड कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, अब जो एग्जामिनर है वो नंबर किस तरह देता है, दिस इज द क्वेश्चन। तो उसका तरीका ये है कि जो आपका टास्क रिस्पॉन्स है, जिसको मैंने भी बताया कि 25% मार्क्स होते हैं, तो एग्जामिनर क्या करता है कि वो टास्क रिस्पॉन्स में आउट ऑफ 9 बैंड देता है आपको। जैसे टास्क रिस्पॉन्स में आपके 9 में से 6 बैंड है, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में आपके 9 में से 7 बैंड है लेट से, कोहेरेंस में एंड कोहेजन में आपके 9 में से 4.5 बैंड दिए एग्जामिनर ने, और इसी तरह लेक्सिकल रिसोर्स में 6 दिए। तो अब जितना भी स्कोर चारों में आया उसको आप प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे, वो आपका एवरेज राइटिंग का स्कोर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू? कि अगर आपने टास्क रिस्पॉन्स में फॉर सपोज 6 बैंड लिए हैं, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में 7 लिए हैं, और कोहेरेंस एंड कोहेजन में दोनों में 6 बैंड लिए हैं, तो 6 × 18, 6 × 24 और 1 25, तो 25 डिवाइडेड बाई 4 यानी 25 डिवाइडेड बाई 4, तो जो आपका स्कोर आएगा 6 या 6.5, वो आपका एवरेज स्कोर होगा। तो अब आपने करना क्या होता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं राइटिंग की, देर आर मैनी वेबसाइट जहाँ से आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फ्री लिसनिंग रीडिंग की, लेकिन अगेन राइटिंग के लिए आपको असेसमेंट के लिए एक इंसान चाहिए होता है, एक्सपर्ट चाहिए होता है जो ऑलरेडी फील्ड के अंदर हो।
तो वो आपको बताता है कि भाई आपका राइटिंग में 9 में से 7 बैंड है या 9 में से 6 बैंड है। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी कि सर मेरे ये जो क्वेश्चन है जो आपने बैंड दिए हैं 6 या 5 या 5.5, इसकी क्या डिवीजन है, मतलब ये किस हिसाब से दिए हैं इस पैटर्न के हिसाब से। यानी कि मेरा जो ऐसे आपने चेक किया इसमें आपने मुझे 6 बैंड दिए, तो मुझे ईच में बताएं कितने आए, टास्क रिस्पॉन्स में कितने हैं, ग्रामर में कितने। तो जब तक आपको अपने ये वीक एरियाज पता नहीं होंगे कि जो मेरा 6 बैंड टीचर दे रहा है उसकी जो डिवीजन है वो किस तरह है, मतलब मेरे जो 6 बैंड है हो सकता है मेरा टास्क रिस्पॉन्स और ग्रामर बहुत अच्छी हो, मेरे ये दो चीज़ें वीक हों, कोहेरेंस एंड कोहेजन एंड लेक्सिकल रिसोर्स, ताकि जो आपका एरिया वीक होगा आप उस पर स्पेसिफिकली फोकस करेंगे। तो नॉर्मली हम मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं आईएलटीएस की प्रिपरेशन के लिए, तो जब मैं उनका ऐसे चेक करता हूँ, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन जब उनकी ये चेक लिस्ट ठीक होती है यानी कि रेंज ऑफ वर्ड्स, टाइम लिमिट और पैटर्न, तो फिर मैं उनका ऐसे चेक करके देता हूँ ऑन दिस बेसिस ऑफ दीज 4 पॉइंट्स जो कि आइल्स की मार्किंग स्कीम है, ताकि हर कैंडिडेट को ये पता हो कि मेरा जो नंबर कम है वो इनमें से किस चीज़ की वजह से कम है। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर लोगों का जो है वो 2 और 3 यानी कि ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी और कोहेरेंस एंड कोहेजन में नंबर कम होते हैं, जिसकी वजह से उनके ओवरऑल नंबर कम होते हैं। सो टास्क रिस्पॉन्स नॉर्मली स्टूडेंट्स सही सही लिखते हैं, लेक्सिकल रिसोर्स भी ठीक होता है बट मोस्टली, लेकिन कुछ स्टूडेंट का ये भी वीक होता है। तो आपको ये देखना होगा कि आपका कौन सा एक एरिया या 2 एरिया या चारों एरियाज वीक हैं, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंगली काम करें, ताकि जब आप नेक्स्ट ऐसे लिखें तो आप उसको देखें कि मैंने वो रिपीट तो नहीं करी मिस्टेक। अच्छा, और आइल्स को चेक करने का तरीका ये होता है, आइल्स को चेक करने का तरीका ये होता है कि आपने करना ये होता है कि आपने करना ये होता है, आइल्स को चेक करने का तरीका ये होता है कि आपने जो भी ऐसे लिखा है, जो भी चीज़ें आपने फॉलो करी हैं, आप टीचर को चेक करवाएं। टीचर को चेक करवा के आप उनसे ये पूछें कि भाई मेरा इसमें से कौन सा एरिया वीक है, मुझे वो बता दें और मुझे उस एरिया को इम्प्रूव कैसे करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी वीक है, तो टीचर विल गाइड यू कि आपका ग्रामर में क्या चीज़ वीक है, आपके टेंसेस वीक हैं, आपके एक्टिव पैसिव वीक हैं, आपके स्ट्रक्चर्स वीक हैं या आपकी पंक्चुएशन वीक है। तो जो एरिया पर्टिकुलरली आपका वीक है उसको इम्प्रूव किस तरह करना है। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक साथ जो है वो 3-4 ऐसे लिख लेते हैं और कहते हैं कि सर ये चेक करते हैं, तो इस तरह नहीं करना आपने। आपने पहले एक ऐसे जो है वो पूरा लिखना है तरीके से, टाइम पे चेकलिस्ट फॉलो करनी है, टाइम लिमिट पूरी करनी है, नंबर ऑफ वर्ड्स पूरे करने हैं, फिर चेक करना है और उसमें जो टीचर गलतियां बताए, जो करेक्शन हो वो ठीक करनी है। उसके बाद जब वो चेक हो जाए तो सेकंड ऐसे लिखना है, वरना होगा क्या कि अगर आप 2 ऐसे 3 ऐसे एक साथ लिखेंगे तो उन दोनों तीनों में सेम मिस्टेक्स होंगी। सो दिस इज माई सजेशन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द आईएलटीएस, स्पेशली फॉर ऐसे राइटिंग, कि आप ऐसे क्वालिटी ऐसे लिखें, नॉट क्वांटिटी ऐसे। तो आप एक ऐसे पूरा लिखें, उसको चेक करवाएं, उसमें करेक्शन है तो कोई तब्दीली करनी है वो करें, फिर दूसरा लिखें, फिर तीसरा लिखें। तो फिर जब अपना पहला ऐसे देखेंगे और सातवां ऐसे देखेंगे तो यू विल फाइंड अ रेडिकल डिफरेंस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं ये डिस्कस करना था, मैं एक दफ़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने आज डिस्कस किया है आइल्स ऐसे राइटिंग टास्क 2, कितनी टाइम लिमिट होती है, 250 वर्ड्स लिखने होते हैं, 40 मिनट का टाइम होता है, उसकी डिवीजन क्या होती है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होती है, फिर हमने इसकी चेकलिस्ट को डिस्कस किया है, और देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मार्किंग स्कीम जिसकी बेसिस पे आपको नंबर मिलते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर फॉर आइल्स राइटिंग टास्क 2। तो इंशाल्लाह इन सेकंड लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एसेज, कि कितनी टाइप्स के एसेज आते हैं और उनका पैटर्न क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद जो तीसरा लेक्चर होगा उसमें हम रिव्यू करेंगे बैंड 8 के, बैंड 7 के, बैंड 6 के, डिफरेंट बैंड्स के एसेज के पैटर्न। सारा सही है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इनके नंबर जो है वो 6 बैंड वाले एसेज कौन से होते हैं, 7 बैंड वाले कौन से होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, उसका कंपेरिजन करेंगे। सो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।